हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। और आज है डे 19 ऑफ यूपी पुलिस प्रिपरेशन और आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले मैं आप सभी के कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस का आंसर कर देती हूँ। और हाँ, आज क्योंकि संडे है तो आज मैंने मॉक टेस्ट भी दिया था और उस मॉक टेस्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि दीदी मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, हमारा मैथ्स वीक है। तो मैथ्स के लिए तो मैं आप सभी को सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि जितना हो सके सबसे पहले तो कोशिश करो कि आप मैथ्स को ना थोड़ा बेसिक से पढ़ो। और बेसिक से पढ़ने के बाद आपका जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को कंप्लीट कर लो। मतलब यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए जितना भी ज़रूरत है आपको, जिन जिन टॉपिक्स को पढ़ने की ज़रूरत है वो सभी अपने टॉपिक्स क्लियर कर लो। और उन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद, अपने बेसिक क्लियर करने के बाद, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जितना हो सके सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दो, क्योंकि एग्ज़ाम जो भी है सब प्रैक्टिस का ही खेल है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ आपका उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और सेकंड क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी हम ऑनलाइन पढ़ाई करें या फिर ऑफलाइन पढ़ाई करें, और आप कैसे पढ़ाई करते हो, आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो या फिर ऑफलाइन पढ़ाई करते हो। देखो, मैं आप सभी को बता दूँ, देखो इस टाइम पर ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ आप ऑनलाइन पढ़ाई कर लो या फिर ऑफलाइन पढ़ाई कर लो तो हो जाएगा। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को बैलेंस करके चलना होगा, तभी पढ़ाई एक अच्छे लेवल पर हो पाती है। अगर आप देखोगे, अगर आप सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हो या सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों के अपने अपने बेनिफिट होते हैं। चलो मैं आप सभी को एक किस्सा सुनाती हूँ अपना। जब मैं ना ग्रेजुएशन में थी और जहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, मतलब मेरठ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है, तो वहाँ पर स्टार्टिंग में ही मैंने एक बैच ले लिया था उस टाइम पर, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग्स वगैरह नहीं होती थी और ऑफलाइन ही कोचिंग का मैंने एक मैथ्स का बैच ले लिया था। तो वो मुझे 7,500 रुपये का पड़ा था। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ऑफलाइन कोचिंग 7,500 की है और आज के टाइम पर अगर देखो तो ऑनलाइन कोचिंग आपको सिर्फ 400-500 तक में मिल जाती है, बहुत अच्छी कोचिंग। जब हम ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो देखो आप 7,500 रुपये में सिर्फ हमें 1 या 2 घंटा पढ़ाया जाता था मुश्किल से, और उसके लिए इतनी ज़्यादा महंगी फ़ीस है। और उसके लिए आपको टाइम पर जाना होता है, एक फ़िक्स टाइम होता है, आप उसी टाइम पर जाओगे और वहाँ तक जाने के लिए भी आपको पैसे लगते हैं। तो मतलब वो सभी चीज़ें मिलाकर आपका ओवरऑल 10,000 तक हो जाता है कॉस्ट। और वहीं अगर ऑनलाइन की बात करूँ तो इतने सारे पैसों में तो बहुत सारे बैच आएंगे, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हो अच्छे से सभी की अच्छी तैयारी हो जाएगी इतने पैसों में। तो इसलिए दोनों का अलग अलग अपना बेनिफिट है। बट जहाँ तक हो सके, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ऑफलाइन बेटर है या फिर ऑनलाइन बेटर है, तो दोनों को आपको बैलेंस करके चलना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऑनलाइन को छोड़ दो या फिर ऑफलाइन को छोड़ दो, दोनों को एक बैलेंस लेकर हमें चलना होगा। और थर्ड क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें, एकदम मोटिवेशन में कैसे रहें कि हमेशा पढ़ाई करने का मन करे। तो देखो, मैं आप सभी को रियलिटी बताती हूँ कि हमेशा तो कोई भी मोटिवेटेड नहीं रह सकता है। लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर आकर हमको लगने लगता है कि बस बहुत हो चुकी है तैयारी, या फिर इतना टाइम हो गया हमें तैयारी करते हो, अभी तक हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो बस वही एक टाइम होता है जब हमें खुद को संभाल लेना है, निगेटिव मतलब निगेटिव साइड में हमें नहीं जाना है। और पता है इसमें सबसे ज़्यादा रोल मोटिवेशन में किस चीज़ का होता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमें मोटिवेटेड करने में सबसे ज़्यादा रोल होता है हैप्पीनेस का। और अगर आप खुश हो ना तो आप कहीं किसी ना किसी चीज़ में आप मोटिवेशन ढूंढ लोगे खुद को पढ़ाई करने का, या मतलब आगे बढ़ने का, कुछ भी। अगर आप खुश हो अपनी लाइफ में, थोड़ा हैप्पी रहने की कोशिश करते हो, या फिर आपको लगता है कि जितने भी आसपास के लोग हैं आपके, तो आप उनको खुश करने की कोशिश करते हो, जैसे आपके मम्मी पापा हो गए, तो ये सब चीज़ें हमें अलग ही एक मोटिवेशन देती हैं। तो अपनी लाइफ में हमको खुश रहना है, और जब हम खुश रहेंगे तो ही शायद हम मोटिवेटेड रह सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी आपने ट्वेल्थ में कौन से सब्जेक्ट से किया हुआ है, और ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट थे, ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है, और उसके बाद मास्टर्स भी किया हुआ है क्या। तो मैं आप सभी को ट्वेल्थ से बताते हुए चलती हूँ। देखो, ट्वेल्थ में मेरे पास जो मेन सब्जेक्ट थे उनमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 थे मेन सब्जेक्ट, और बाकी तो सभी के पास होते हैं जो सब्जेक्ट होते हैं। तो ये वाले 3 मेन सब्जेक्ट थे, और ट्वेल्थ के बाद ही मतलब हमने डिसाइड कर लिया था कि हम बीएससी करेंगे। तो इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए बीएससी में एडमिशन लिया था। बीएससी में भी मेरे पास यही सब्जेक्ट थे मेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, जो हमने 21 दिन का चैलेंज स्टार्ट किया था, ये बस अब कंप्लीट होने ही वाला है थोड़े दिनों में। तो क्योंकि आज 19वां दिन है, अब बस 2 दिन ही रह गए हैं। तो इसके बाद हम रिवीजन करना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो अब एग्ज़ाम मुझे लगता है जल्दी हो सकता है, जून के लास्ट में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हमारा हो सकता है। तो अब हमें ना रिवीजन और सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी सभी क्लासेस लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। मतलब जितना भी हमने सिलेबस जो डिसाइड किया था लगभग कंप्लीट सा ही हो चुका है। तो अब हमें रिवीजन और सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। और मैं सोच रही हूँ कि जो RWA पर राहुल सर रीजनिंग की क्लासेस करा रहे हैं, मैं उन सभी क्लासेस को लेना बंद करूँगी अब, क्योंकि मुझे उसमें कुछ बेनिफिट नहीं लग रहा है। जो भी सर क्लासेस करा रहे हैं सभी में एक जैसे से क्वेश्चन होते हैं।
और बाकी जो मैथ्स की क्लास है, मैथ्स की क्लास मैं लेती रहूँगी। जो मैथ्स का प्रैक्टिस सेट राहुल सर करा रहे हैं वो वाला प्रैक्टिस सेट तो मैं लेती रहूँगी। और उसके अदर जो जीके और जीएस की क्लास हो रही है मैं वो भी नहीं ले रही हूँ, सिर्फ नवीन सर की जीएस की क्लास ले रही हूँ। आज हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और उन सब के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो सब स्टार्ट करते हैं। और आज है डे 19 ऑफ यूपी पुलिस प्रिपरेशन। और आज का टारगेट मैंने कुछ इस तरह से बनाया हुआ था, जिसमें सबसे पहले तो मुझे अपने मैथ्स वाला पार्ट कंप्लीट करना था। और मैथ्स की मैंने यहाँ पर क्लास ली थी एक। सबसे पहले तो मैंने राहुल सर की क्लास ली है, जो कि साधारण ब्याज की अभी क्लास करा रहे हैं सर। तो बहुत ही ईजी से क्वेश्चन करा रहे हैं सर, छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, सभी ईजिली हो गए थे। और उसके बाद मैंने कुछ अपने प्रैक्टिस के लिए बुक से कुछ क्वेश्चन किए हैं। और मैथ्स में जो मैंने बुक से क्वेश्चन किए हैं वो एसआई के ही थे, यानी कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन थे वो। तो 2 क्लास करने के बाद, मतलब 1 क्लास करने के बाद और कुछ क्वेश्चन करने के बाद अच्छी खासी एसआई की प्रैक्टिस हो गई थी। वैसे एसआई वाला चैप्टर मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है, मतलब मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है एसआई वाले चैप्टर। बट स्टिल जो सर ने क्वेश्चन कराए काफ़ी ईज़ी थे, छोटे-छोटे से थे, तो आराम से सभी हो गए थे। और उसके बाद अगर बुक की बात करूँ तो बुक में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, ईज़ी सा ही लेवल था, तो वो भी सभी हो गए थे। और मैथ्स वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मैंने रीजनिंग पढ़ी थी। रीजनिंग में सबसे पहले तो बुक से मैंने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन किए हैं। और इन क्वेश्चन को भी करने से पहले सबसे पहले तो मैंने जो बुक के स्टार्टिंग में कुछ मतलब याद करने के लिए कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, वो सभी टॉपिक्स मैंने याद किए हैं। और ये रीजनिंग की बुक वही है जो मैंने अभी मंगाई थी, राहुल शर्मा सर की है ये। अंकित भाटी सर और राहुल शर्मा सर की जो रीजनिंग की बुक है उससे मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और उसके बाद मैंने कुछ मेंटल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन किए थे, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। और ये मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था अपना स्टैटिक जीके वाला पार्ट, जिसमें स्टैटिक जीके में तो मैंने सबसे पहले प्रदूषक के बारे में पढ़ा है। तो इसमें प्रदूषक में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं जो भी इन सभी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। लाइक मरकरी से कौन सा रोग होता है, और शीशे से क्या होता है, BS4 क्या होता है, BOD क्या होता है, COD क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अलग अलग पढ़ा है। जैसे मिनीमाता कैसे होता है, इटाई इटाई कैसे होता है, आर्सेनिक से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। और इसके बाद विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा है, बल्कि इनको तो अच्छे से याद ही किया है। और उसके बाद अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में सभी चीज़ें पढ़ ली हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, और उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में क्या क्या होता है, कितनी दूरी पर ये रेखाएं होती हैं, कितनी होती हैं, ये सभी चीज़ें पढ़ ली हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ पढ़ा था, पशुओं से संबंधित कुछ परियोजनाएँ आई हैं, जैसे बाघ से संबंधित हो गई, गैंडे से, और हाथी, कस्तूरी मृग, कछुआ, मणिपुर थामिन और हंगुल परियोजना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर याद की हैं। और इसके बाद थोड़ा सा जैव विविधता के बारे में पढ़ा है कि इंडिया में कौन सी जगह है जहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है। जैसे पश्चिमी घाट की बात करूँ या फिर केरल की शांति घाटी की, तो बस यही पढ़ा है, जैव विविधता के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा ही था। और आज के अगर ओवरऑल टॉपिक्स की बात करूँ तो सिर्फ ये टॉपिक्स मैंने आज पढ़े हैं जो मैंने आप सभी को बताए हैं। बाकी हिंदी मैंने आज नहीं पढ़ी है। और इसके बाद मैंने मॉक टेस्ट दिया था। ये सभी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद, अपना रेस्ट वेस्ट करने के बाद, तो मैं मॉक टेस्ट ज़्यादातर शाम के टाइम ही देती हूँ, थोड़ा 2-3 बजे के आसपास या फिर उसके भी बाद। तो अब मॉक टेस्ट को देख लेते हैं कि क्या स्कोर रहा है और कैसे कैसे प्रिपरेशन हुई है। और ये मेरा अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है, जिसमें मेरे 233 नंबर आए हैं, 233.5 नंबर आए हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी हूँ। बट फिर भी मैं ये सोचकर थोड़ा सा दुखी हो जाती हूँ कि मैं हमेशा मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर हो जाता है, बट रियल एग्ज़ाम में इतना अच्छा नहीं हो पाता। और अब सेक्शन वाइज स्कोर की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले तो अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में मेरे 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको मैथ को इम्प्रूव करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर हिंदी के स्कोर की बात करूँ तो हिंदी में मेरे 34 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और अगर रीजनिंग के स्कोर की बात करूँ तो इसमें मेरे 45 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 8 क्वेश्चन गलत हैं, जो कि 8 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको इम्प्रूव करने की मैं कोशिश करूँगी। और जीएस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेरे 21 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 2 क्वेश्चन गलत हैं। जीएस में मेरा स्कोर इसके आसपास ही हो रहा है, 19 या 20 के आसपास, मतलब 19, 20, 21, बस यही स्कोर हो रहा है मेरा जीएस का। और देखो ये थी मेरी मिस्टेक, इस वाले क्वेश्चन में ना जूही की एज नहीं दी हुई थी, तो यहाँ पर डाटा अपर्याप्त लगाना था मुझे, लेकिन मैंने लगाया भी था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने ई चूज़ किया था इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन है मैं बहुत ज़्यादा आराम से ले करती हूँ, मतलब इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है मुझे करने में। तो मुझे अच्छे से याद है, मैंने ई ऑप्शन चूज़ किया था जिसमें डाटा अपर्याप्त था। बट वो होता है ना, जब हम क्वेश्चन को ऊपर नीचे करके देख रहे होते हैं तो गलती से वहाँ पर क्लिक हो जाता है, तो ये ऐसे ही मेरा क्वेश्चन गलत हुए हैं, इस तरह से 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। और ये इस तरह की सिली मिस्टेक्स ना हर बार, मतलब जितने भी मैंने अभी तक अपने मॉक टेस्ट दिए हैं, हर मॉक टेस्ट में 1 से 2 मिस्टेक मुझसे हो ही जाती हैं ऐसी, क्योंकि थोड़ा हड़बड़ाहट रहती है और जल्दी रहती है थोड़ा क्वेश्चंस को करने की, कहीं टाइम ना ओवर हो जाए, जिस वजह से जब मैं उसको स्क्रॉल कर रही होती है ना कहीं ज़रूर क्लिक हो जाता है और गलती से वो वाला ऑप्शन चूज़ हो जाता है। और हिंदी साहित्य वाले पार्ट में आज हम प्रेमचंद जी की कुछ रचनाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ
प्रेमचंद जी की एक जीवनी है कलम का सिपाही। तो ये प्रेमचंद जी की जीवनी है। अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनको कथा सम्राट भी कहा जाता है, नवाब राय भी इन्हीं को कहा जाता है और उपन्यास सम्राट भी प्रेमचंद जी को ही कहा जाता है। और प्रेमचंद जी का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था और इनके बचपन का नाम धनपत राय था और इनके जो गांव का नाम था ना वो शायद आई थिंक लम्ही ग्राम करके कुछ था और इनको मैक्सिम गोर्की भी कहा जाता है। तो ये कुछ प्रेमचंद जी के उपनाम हैं। और अब प्रेमचंद जी की कृतियाँ लिख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है करबला, कर्मभूमि, गोदान एक सामाजिक उपन्यास आई थिंक इनका, और गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, नमक का दरोगा, कफन, प्रतिज्ञा, मानसरोवर, वरदान, ईदगाह, कायाकल्प, प्रेमाश्रय, बड़े घर की बेटी, मानसरोवर। तो मेरे पास प्रेमचंद जी की सिर्फ इतनी ही कृतियाँ लिखी हुई हैं और मैंने कोशिश की है कि मैं सभी कृतियाँ जितनी भी मैंने आप सभी को कृतियाँ बोली हैं इनको बहुत ही अच्छे से अच्छी आवाज़ में थोड़ा ऐसे बोलूँ कि आप सभी नोट कर सको और क्लियर सुन सको। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब सुमित्रा नंदन पंत जी की ओर लिख लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी हैं फिर मतलब एग्ज़ाम आने तक कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो इसलिए हमें एक दिन में 2 से 3 लेखक की कृतियाँ याद कर लिया करेंगे। तो सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी की पढ़ लेते हैं। और सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ, सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर मैं अपने एग्ज़ाम्स की बात करूँ जैसे सीटेट, यूपीटेट वगैरह एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है। और प्रकृति का सुकुमार कवि इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकृति का बहुत अच्छे से वर्णन करते थे ये। अब सुमित्रा नंदन पंत जी की कुछ कृतियाँ लिख लेते हैं, जिसमें सबसे पहली तो है कला और बूढ़ा चांद, गुंजन, ग्रंथि, ग्राम्य गीत, ग्राम्य, चिदम्बरा, पल्लव, पल्लविनी, युगांत, युगपथ, रश्मिबंध, लोकायतन, वीणा, स्वर्णधूलि, नौका विहार, सत्यकाम, स्वर्ण किरण, प्रणाम, वाणी, मुक्ति यज्ञ, अवगुंठित और युगवाणी, और एक वीणा है शायद। और मैथिली शरण गुप्त जी की ओर लिख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी रचनाएं हैं और काफ़ी सारे लेखक हैं, टाइम रहते कंप्लीट नहीं हो पाएगी अगर हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे एक दिन में। तो इनको ही आई थिंक प्रबंध शिरोमणि और राष्ट्र कवि भी आई थिंक इनको ही कहा जाता है। और मैथिली शरण गुप्त जी की अब रचनाएं लिख लेते हैं, जिसमें सबसे पहली तो है अनघ, कुणाल गीत, जयद्रथ वध, झंकार, द्वापर, नहुष, पंचवटी, विष्णुप्रिया, रंग में भंग, यशोधरा, भारत भारती जो है खड़ी बोली का है। और उसके बाद साकेतिक इनका महाकाव्य है। और उसके बाद जय भारत, किसान, और 12 वर्ष तक ये भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और बाकी आप सभी के जो भी क्वेश्चन हो उन सभी क्वेश्चंस को कमेंट कर देना। आपके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आई होप कि मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े, आप सभी पहले ही कर देते होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।